हिमालय, दुनिया की छत, शांत, अटल और जानलेवा। यहाँ हवा में ऑक्सीजन कम और मौत ज्यादा है, लेकिन 1962 की सर्दियों में इस बर्फ का रंग सफेद नहीं, लाल होने वाला था। ये कहानी सिर्फ एक हार की नहीं है, ये कहानी है विश्वासघात की, एक ऐसे धोखे की जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वो युद्ध जिसे हम कभी लड़ना ही नहीं चाहते थे। 3,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक, 1,300 घायल, 4,000 बंदी। यह आंकड़ा नहीं, उन परिवारों का दर्द है जिन्होंने अपने बेटों को बिना हथियारों के लड़ने भेजा। आज हम उस 30 दिन के नरक को फिर से जिएंगे। क्या गलती थी? क्या वो फॉरवर्ड पॉलिसी थी, या खुफिया एजेंसियों की नाकामी, या फिर दिल्ली में बैठे नेताओं का ये भ्रम कि भाई कभी भाई पर गोली नहीं चलाएगा? अगले 30 मिनट में हम उन फाइलों को खोलेंगे जिन पर टॉप सीक्रेट की मुहर लगी थी। सच कड़वा है, लेकिन उसे जानना जरूरी है। लेकिन इस तबाही की नींव 1962 में नहीं, बल्कि आजादी के तुरंत बाद रखी गई थी, जब हमने दुश्मन को दोस्त समझने की भूल की थी। 1950 का दशक, भारत नया नया आजाद हुआ था। नेहरू दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे। हमें लगा चीन भी साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारा साथी है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोरी बन गया था। 1954 पंचशील समझौता, शांति के 5 सिद्धांत। हमने चीन पर भरोसा किया और तिब्बत पर अपना अधिकार छोड़ दिया। यह हमारी पहली और सबसे बड़ी कूटनीतिक गलती थी। तिब्बत, जो सदियों से भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट था, अब गायब हो चुका था। अब चीनी सेना हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। हिमालय की दीवार अब सुरक्षित नहीं थी। उधर हम दोस्ती का जश्न मना रहे थे, और इधर चीन ने अक्साई चिन में चुपचाप 1,200 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली। 1957 तक दिल्ली को इसकी खबर तक नहीं थी। हमारी खुफिया एजेंसियां सो रही थीं। जब संसद में सवाल उठा, तो नेहरू ने कहा, अक्साई चिन में तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता, उस बंजर जमीन के लिए क्या लड़ना। यह बयान इतिहास में दर्ज हो गया, एक घातक लापरवाही के रूप में। 1959 में सब बदल गया। दलाई लामा को तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन आग बबूला हो गया। माओ को लगा भारत तिब्बत में विद्रोह भड़का रहा है। दोस्ती का मुखौटा अब उतरने वाला था। अक्टूबर 1959, कोंगका पास, चीनी सैनिकों ने भारतीय पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया। 9 पुलिसकर्मी मारे गए। यह युद्ध का पहला ट्रेलर था, लेकिन दिल्ली अब भी मानने को तैयार नहीं थी कि ड्रैगन हमला करेगा। सेनाध्यक्ष जनरल थिमैया ने चेतावनी दी। उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को लगा कि यह सब सेना का नाटक है। सेना का मनोबल राजनीति के जूतों तले कुचला जा रहा था। 1960 आते आते हमारी सेना की हालत खस्ता थी। बजट कम कर दिया गया था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां बंदूकों की जगह कॉफी मशीनें बना रही थीं। हम युद्ध के लिए नहीं, पिकनिक के लिए तैयार थे। 1961 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, जहां खाली जगह मिले चौकी बना लो। ये एक जुआ था। हम शेर के मुंह में हाथ डाल रहे थे, ये सोचकर कि शेर काटेगा नहीं। गलवान घाटी में अजीब नजारा था। हमारी एक छोटी सी पोस्ट को चारों तरफ से चीनियों ने घेर रखा था। वो लाउडस्पीकर पर चिल्लाते थे, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो चुका था। सितंबर 1962, विवाद थागला रिज पर गहराया। भारतीय सेना को आदेश मिला, चीनियों को खदेड़ दो। लेकिन जिस जगह उन्हें भेजा गया, नमकाचू, वो एक मौत का पिंजरा था। नीचे नदी, ऊपर चीनी पहाड़। ब्रिगेडियर दलवी ने बार बार कहा, यह सुसाइड मिशन है। हम नीचे हैं, दुश्मन ऊपर है। राशन नहीं है, गोला बारूद नहीं है, लेकिन दिल्ली से बस एक ही रट थी, 1 इंच पीछे नहीं हटना। और फिर नेहरू ने वो बयान दिया जिसने आग में घी का काम किया। 12 अक्टूबर को उन्होंने कहा, मैंने सेना को आदेश दिया है कि हमारी जमीन खाली कराए। चीन ने इसे युद्ध की घोषणा मान लिया। 19 अक्टूबर की रात, सब कुछ शांत था। भारतीय सैनिक अपनी पतली टेंटों में ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके सिर के ठीक ऊपर पहाड़ों की आड़ में 50,000 चीनी सैनिक मौत बनकर इंतजार कर रहे हैं। 20 अक्टूबर सुबह 5 बजे कयामत आ गई। नमकाचू नदी के किनारे भारतीय चौकियों पर एक साथ हजारों मोर्टार गिरे। आसमान बारूद से भर गया। पहले 15 मिनट में ही हमारी संचार लाइनें कट गईं।
7 ब्रिगेड का संपर्क टूट गया। यह लड़ाई नहीं थी, यह एक तरफा कत्लेआम था। चीनी चींटियों की तरह पहाड़ों से नीचे उतर रहे थे। हमारे जवानों के पास थी वर्ल्ड वॉर एक जमाने की ली एनफील्ड राइफलें। एक गोली चलाओ, फिर लौट करो, और सामने ऑटोमेटिक राइफलें। हर एक भारतीय जवान पर 10 चीनी सैनिक भारी पड़ रहे थे। नमकाचू नदी का पानी उस दिन लाल हो गया था। पूरी 7 ब्रिगेड कुछ ही घंटों में मिटा दी गई। जो बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। ब्रिगेडियर दलवी को सरेंडर करना पड़ा। भारत का पूर्वी द्वार खुल चुका था। अगला निशाना था तवांग, बौद्ध धर्म का पवित्र केंद्र। भारतीय सेना ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन चीनी रफ्तार बहुत तेज थी। 23 अक्टूबर तक तवांग चीन के कब्जे में था। उधर पश्चिम में लद्दाख के सिरजप में मेजर धन सिंह थापा की गोरखा राइफल्स ने अद्भुत वीरता दिखाई। 3 बार चीनियों ने हमला किया और 3 बार गोरखाओं ने उन्हें खुकुरियों से काट दिया। बमला पास पर सूबेदार जोगिंदर सिंह को गोली लगी थी, फिर भी उन्होंने मशीन गन नहीं छोड़ी। जब गोलियां खत्म हुईं, तो उनके जवान अबोले सो निहाल के नारे लगाते हुए संगीनें लेकर दुश्मनों पर टूट पड़े। दिल्ली सदमे में थी। जिस सेना को अजेय समझा जाता था, वो बिखर रही थी। नेहरू की सेहत बिगड़ने लगी। देश को समझ नहीं आ रहा था कि मदद किससे मांगे। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत धराशायी हो गया। नेहरू ने हताशा में अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी को पत्र लिखा, हमें फाइटर जेट्स चाहिए, हमें मदद चाहिए। भारत का गर्व अपनी ही नीतियों के बोझ तले दब गया था। 24 अक्टूबर के बाद अचानक चीन रुक गया। 3 हफ्तों का सन्नाटा। यह शांति नहीं थी, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। चीन अपनी सप्लाई लाइन ठीक कर रहा था और हम अब भी कंफ्यूज्ड थे। हमारे जनरल बीमार पड़ रहे थे, कमांड बदल रही थी। सैनिकों को पता ही नहीं था कि उनका असली लीडर कौन है। बिना नक्शे, बिना इंटेलिजेंस के सेना को इधर उधर दौड़ाया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल, हमारी वायुसेना कहाँ थी? हमारे पास बेहतर जेट्स थे, हम चीनी सप्लाई लाइंस को तबाह कर सकते थे, लेकिन डर था कि अगर एयरफोर्स यूज की तो चीन हमारे शहरों पर बम गिराएगा। यह डर बेबुनियाद था। 14 नवंबर बाल दिवस। सैनिकों को घर से चिट्ठियां मिल रही थीं। उन्हें लगा शायद युद्ध टल जाएगा, लेकिन उसी रात चीन ने अपना दूसरा और सबसे घातक चरण शुरू किया। पूर्वी मोर्चे पर वालोंग में एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। यहाँ भारतीय सेना सिर्फ बचाव नहीं कर रही थी, वो हमला कर रही थी। 6 कुमाऊं और 4 डोगरा रेजिमेंट ने चीनियों को नाको चने चबवा दिए। ये एकमात्र जगह थी जहां चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने साबित कर दिया कि अगर सही लीडरशिप और हथियार मिले तो वो किसी से कम नहीं। लेकिन अफसोस, उनके पास गोला बारूद खत्म हो गया। और फिर आई वो रात, 18 नवंबर, रेजांगला। 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी, 120 अहीर जवान, तापमान -30 डिग्री। उनके पास कोई तोपखाना नहीं था, कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। सुबह 4 बजे उन्होंने देखा, नीचे घाटी में जुगनुओं की तरह हजारों रोशनी। वो टॉर्च नहीं, चीनी सैनिकों की मजल फ्लैश थी। 5000 चीनी सैनिक, सिर्फ 120 भारतीयों के खिलाफ। मेजर शैतान सिंह के हाथ में गोली लगी थी, पेट में घाव था, फिर भी वो एक बंकर से दूसरे बंकर रेंगते रहे, जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। लड़ो, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ो। जब गोलियां खत्म हो गईं, तो लड़ाई कुश्ती में बदल गई। पहलवान राम सिंह ने निहत्ते ही कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। वो मरते दम तक लड़ते रहे। रेजांगला की बर्फ खून से लाल हो गई थी। अगली सुबह वहां सिर्फ खामोशी थी। 120 में से 114 शहीद हो चुके थे, 5 को बंदी बना लिया गया। सिर्फ एक जिंदा बचकर खबर देने वापस आया। इतिहास में ऐसे लास्ट स्टैंड की मिसाल कम ही मिलती है, लेकिन पूर्व में सेलापास और बॉम्बडीला गिर गए। गलतफहमी और डर के कारण पूरी 4थे इन्फेंट्री डिवीजन बिखर गई। बिना लड़े ही पीछे हटने के आदेश दिए गए। यह भारतीय सेना का सबसे काला अध्याय था। 20 नवंबर तक चीनी सेना असम के तेजपुर शहर के करीब थी। प्रशासन भाग खड़ा हुआ। जेल के कैदी और पागलखाने के मरीज सड़कों पर छोड़ दिए गए। यह एक राष्ट्र का नर्वस ब्रेकडाउन था। उस शाम नेहरू ने रेडियो पर कहा, मेरा दिल असम के लोगों के लिए दुखता है। असम के लोगों को लगा कि भारत ने उन्हें चीन के हवाले कर दिया है। वो शब्द आज भी पूर्वोत्तर के दिलों में चुभते हैं। और फिर 21 नवंबर की आधी रात चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। वो जीते, अपनी शर्तों पर। वो अक्साई चिन्ह रखकर वापस चले गए। ये भारत के मुंह पर एक तमाचा था। युद्ध के बाद जांच हुई। हेल्डरसन ब्रूक्स भगत रिपोर्ट,
लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। उसमें दर्ज गलतियां इतनी शर्मनाक थीं कि शायद कोई सरकार उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती। लेकिन हार के मलबे से ही जीत की नींव पड़ी। 1962 ने हमें नींद से जगाया। सेना का आधुनिकीकरण शुरू हुआ। अगर 1962 न होता तो शायद 1971 की जीत और 1999 का कारगिल विजय भी मुमकिन न होता। 1967 में नाथुला में और 2020 में गलवान में हमने दुनिया को दिखा दिया कि यह 1962 का भारत नहीं है। अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। रिजांगला के पत्थर पर लिखा है, कोई आदमी इससे बेहतर मौत नहीं पा सकता कि वो अपने पुरखों की राख और अपने देवताओं के मंदिर के लिए लड़ते हुए मरे। उन 30 दिनों का दर्द हम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतिहास जो भूल जाते हैं वो उसे दोहराने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसी ही और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय भारत।